हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग साइकोलॉजी के चैप्टर 7 का सेकेंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है मेंटल इलनेस। ठीक, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में ये जाना कि मेंटल इलनेस क्या होता है, उसके डेफिनेशन को हमने जाना है। ठीक है, मेंटल इलनेस क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति है वो अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसके प्रति या खुद के प्रति या फिर अपने फैमिली फ्रेंड्स के प्रति उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको वो सही तरीके से निभाने में जो है सक्षम नहीं है, वो अपने दायित्व को सही तरीके से नहीं निभा पा रहा है, उसमें वो कैपेबल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति क्या है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, वो व्यक्ति क्या है, मेंटली इल है। ऐसा हमने फर्स्ट लेक्चर में जो है मेंटल इलनेस का डेफिनेशन को जाना था। अभी जो है सेकेंड लेक्चर में हम मेंटल इलनेस के टाइप के बारे में जानेंगे। इसमें बताया जा रहा है कि मेंटल इलनेस जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है साइकोटिक मेंटल इलनेस और दूसरा है न्यूरोटिक मेंटल इलनेस। तो इसको ध्यान से सुनिए, जो डिवीजन है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट आपको याद जो है हो जाएगा, एक बार ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहीं पे आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं मेंटल इलनेस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक है साइकोटिक मेंटल इलनेस। अब साइकोटिक का कुछ हिंदी बोल रहे हैं, हम बस बोल रहे हैं साइकोटिक का मतलब साइकोटिक ही रहने की, साइकोटिक मेंटल इलनेस और न्यूरोटिक मेंटल इलनेस। ठीक, अभी 2 तरीके का मेंटल इलनेस है। अब हम पहले ये जानते हैं कि आखिर इनको 2 पार्ट में डिवाइड क्यों किया गया मेंटल इलनेस को। देखिए, मानसिक बीमारियां जो है वो बहुत सारी है। अब बहुत सारी मानसिक बीमारियां हैं, तो अगर पेशेंट जो है किसी भी तरीके का मानसिक बीमारियों से वो सफर कर रहा है और कुछ साइन सिम्टम के साथ पेशेंट प्रेजेंट होता है, तो ऐसे में जस्ट ये डिसाइड कर पाना कि पेशेंट को कौन सा मेंटल इलनेस है ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कितने तरीके की मेंटल इलनेस प्रेजेंट है दुनिया में, तो एक ही बार में जस्ट पता कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए क्या हुआ कि पेशेंट जो है सबसे पहले जितनी भी मेंटल इलनेस है उनको सिर्फ 2 कैटेगरी में रखा गया। कोई भी मेंटल इलनेस उठा लीजिए, या तो वो साइकोटिक मेंटल इलनेस होगा या तो वो न्यूरोटिक होगा। ठीक है, मेंटल इलनेस को 2 पार्ट में बांट दिया गया है। अगर कोई पेशेंट किसी भी तरह के मानसिक रोग से ग्रसित है तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि उनको जो भी मानसिक बीमारी है वो साइकोटिक टाइप है या न्यूरोटिक टाइप है। सबसे पहले हमको ये पता करना है। जब हम ये पता कर लेंगे, मान लीजिए कोई पेशेंट साइन सिम्टम लेके कुछ प्रेजेंट हुआ है, हम ये पता कर लिए कि उस पेशेंट का जो साइन सिम्टम है वो साइकोटिक मेंटल इलनेस से मैच कर रहा है, तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, इस कैटेगरी में रखेंगे। और साइकोटिक मेंटल इलनेस के अंदर भी बहुत सारी बीमारियां आती है। ये तो सिंपल जो है एक डिवीजन के लिए 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी बीमारियां हैं और न्यूरोटिक के अंदर भी बीमारियां आती है। तो पहले पेशेंट को तो हमें ये जानना है कि जो पेशेंट प्रेजेंट हुआ है वो साइकोटिक सिम्टम के साथ है या न्यूरोटिक वाले मेंटल इलनेस का सिम्टम उसमें दिख रहा है। अगर हम पहले ये क्लासिफाई कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, किसी एक कैटेगरी में डाल देंगे। अब एक कैटेगरी में डालने के बाद उस कैटेगरी के अंदर जो भी आ रहा है मेंटल इलनेस, उससे हम पेशेंट के साइन सिम्टम को मैच करके जानने की कोशिश करेंगे, डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पेशेंट को एग्जैक्टली में कौन सा मेंटल इलनेस हुआ है, कौन सा दिक्कत उसको हो रहा है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, कॉम्प्लेक्सिटी ना हो समझने में, उसको आसान बनाने के लिए, स्टडी को आसान बनाने के लिए लोग इजीली समझ सके कि हाँ पेशेंट को किस पार्ट में रखना है, हमको इन दोनों में से किस कैटेगरी में रखना है, इसके लिए जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। टोटली यही कहना है, स्टडी को आसान बनाने के लिए, पेशेंट का जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस हो जाए ताकि उसका ट्रीटमेंट जो है जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए। इन सारी चीजों के लिए उनको क्या किया गया, मेंटल इलनेस को सबसे पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है साइकोटिक और दूसरा क्या है, न्यूरोटिक। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम कैसे जानेंगे कि अगर कोई पेशेंट कुछ साइन सिम्टम के साथ प्रेजेंट हो रहा है तो वो साइकोटिक टाइप है या न्यूरोटिक टाइप है, हम इसको कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो साइकोटिक मेंटल इलनेस में जो है कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक, अगर वो पॉइंट्स जो है उस पेशेंट में मैच कर रहा है, अगर आपको देखने को मिल रहा है वो प्रेजेंट है उस पेशेंट में, तो हम उसको किसके अंदर डाल देंगे, साइकोटिक मेंटल इलनेस के अंदर। अगर वो पॉइंट जो है न्यूरोटिक मेंटल इलनेस के पॉइंट से मैच कर रहा है, तब हम उसको किसके अंदर डाल देंगे, न्यूरोटिक मेंटल इलनेस के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसी 2 कैटेगरी में हम पेशेंट को डालते हैं, फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि साइकोटिक में भी कौन सा डिजीज मेंटल इलनेस है और न्यूरोटिक में भी कौन सा मेंटल इलनेस उस पेशेंट को हुआ है। ठीक,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कुछ पॉइंट्स को लेके, वो अभी आपको याद हो जाएगा, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक। साइकोटिक मेंटल इलनेस, इसके पॉइंट्स को हम बता देते हैं पहले, उसके बाद हम इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लिख देंगे, ठीक है, फिर आप उसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। पहले हम बता देते हैं। देखिए साइकोटिक इलनेस का जो है पहला पॉइंट जो है ये होता है कि साइकोटिक मेंटल इलनेस जो होती है वो सीरियस मेंटल इलनेस होती है, ठीक है। इस टाइप की जो मेंटल इलनेस है वो सीरियस इलनेस होती है। सीरियस आप समझ गए, बहुत ही ज्यादा थोड़ी गंभीर है, घातक तरीके की मानसिक बीमारी है, तो उसको किसके अंदर रखा गया, साइकोटिक मेंटल इलनेस के अंदर, ठीक है। और पहला नंबर तो हमने क्या बोला कि साइकोटिक में जो भी मेंटल इलनेस आता है वो क्या होता है, सीरियस टाइप का मेंटल इलनेस होता है। और इस तरीके के मेंटल इलनेस जो साइकोटिक में देखने को मिलते हैं उसमें पेशेंट का अपने लाइफ के साथ जो है ना बहुत ज्यादा डिसएडजस्टमेंट देखने को मिलता है। व्यक्ति को अपने लाइफ में अपने सिचुएशन के साथ एडजस्ट करने में उसको बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, उससे वो नहीं हो रहा होता है, डिसएडजस्टमेंट देखने को मिलता है बहुत ज्यादा उस व्यक्ति के लाइफ में, जिसको क्या है, साइकोटिक मेंटल इलनेस है, ठीक। जस्ट आ जाइए फिर न्यूरोटिक मेंटल इलनेस में। हमने कहा ये सीरियस इलनेस होता है, ठीक, और इसमें लाइफ के साथ बहुत ज्यादा डिसएडजस्टमेंट देखने को मिलता है। जस्ट यहाँ पे आ जाइए न्यूरोटिक मेंटल इलनेस, ये जो होता है ये माइल्ड टू मॉडरेट टाइप का होता है। हम बीमारी पढ़े है ना, ये फंडामेंटल के रूप में फीवर पढ़े है ना, माइल्ड है, थोड़ा मॉडरेट है, सीवियर है। कोई भी बीमारी हल्की है तो माइल्ड है, उससे थोड़ा बढ़ गई तो मॉडरेट हो गई, उससे भी ज्यादा बढ़ गई तो वो सीवियर हो गई। तो ये मान लीजिए एक तरीके से सीरियस या सीवियर टाइप का मेंटल इलनेस है। लेकिन ये क्या है, माइल्ड टू मॉडरेट है, मतलब माइल्ड से लेके थोड़ा कम से लेके थोड़ा ज्यादा तक, ये इतना ही घातक है। माइल्ड टू मॉडरेट टाइप का ये मेंटल इलनेस होता है। और इसमें क्या होता है, लाइफ के साथ जो है डिसएडजस्टमेंट जो है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं देखने को मिलता है, बल्कि लाइफ के साथ जो डिसएडजस्टमेंट है, तालमेल नहीं बैठा पाना है, वो काफी कम देखने को मिलता है। मैक्सिमम जो होता है इंसान अपने लाइफ में जो है सिचुएशन के साथ, इस बीमारी के साथ साथ भी वो एडजस्ट करता चला जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो होता है उसका एडजस्टमेंट इस बीमारी में भी इफेक्ट होता है, और इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो पहला पॉइंट हमने दोनों का कवर कर लिया। अब आता है दूसरा पॉइंट। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि लैक ऑफ इंसाइट। साइकोटिक जो मेंटल इलनेस है उसमें लैक ऑफ इंसाइट होता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, अंतर्दृष्टि का अभाव होता है। लैक ऑफ इंसाइट का मतलब होता है अंतर्दृष्टि का अभाव। व्यक्ति जो है ना उसको खुद के बारे में, खुद के कंडीशन और सिचुएशन के बारे में जो होता है वो पता नहीं होता है, इसी को बोलते हैं लैक ऑफ इंसाइट, ठीक है। उसको अपने बारे में पता नहीं होता है, ठीक। अब जस्ट आ जाइए इधर, यहाँ पे जो होता है इंसाइट का अभाव नहीं होता है, इसमें जो होता है न्यूरोटिक मेंटल इलनेस में इंसाइट प्रेजेंट होता है। जब मैंने कहा साइकोटिक मेंटल इलनेस में कि लैक ऑफ इंसाइट होता है, मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं, अभी इसको अच्छे से लिख देंगे, तो इसका कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति जो है बीमार है, उसको सीरियस तरीके से वो बीमार है, लेकिन उस इंसान को ये पता ही नहीं है कि वो बीमार है, उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी हो रही है, उसके बिहेवियर में कुछ चेंज आ रहा है। उन सारी चीजों को लेके पेशेंट अवेयर है ही नहीं, उसको पता ही नहीं है वो बीमार है। अगर वो डॉक्टर के पास जाता है, अगर वो उनके साइन सिम्टम को देखिए बता रहे हैं, देखिए आप मानसिक रूप से बीमार है, आप हैं, तो वो इंसान क्या कहेगा कि हम बिल्कुल बीमार नहीं है, मुझे पागल बोल रहे हो, मैं पागल नहीं हूँ। तो पेशेंट जो है अवेयर है ही नहीं खुद के बिहेवियर में जो चेंज आया है, खुद में जो एबनॉर्मेलिटी आई है उसको लेके वो अवेयर है ही नहीं। तो इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि इस तरीके की बीमारी में जो पेशेंट होता है उसमें क्या होता है, लैक ऑफ इंसाइट होता है, ठीक है। अंतर्दृष्टि का क्या होता है, अभाव होता है, ठीक। और जस्ट इसके इधर न्यूरोटिक मेंटल इलनेस जो होता है उसमें क्या होता है, इसमें इनसाइट प्रेजेंट होता है। मतलब अगर कोई पेशेंट जो है वो न्यूरोटिक मेंटल इलनेस से सफर कर रहा है तो उसमें क्या होगा, उसे अपने बारे में पता होगा, उसे पता होगा कि देखो मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। वो बताएगा इस तरीके से कि डॉक्टर साहब देखिए हम कुछ दिन से जो है ना मेरे बिहेवियर में कुछ चेंज लग रहा है, मैं कुछ दिनों से अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, मैं इस काम को इस तरीके से करता था अब उस तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ। तो मतलब वो इंसान क्या है, अवेयर है, उसको खुद के बारे में, उसको खुद की प्रेजेंट सिचुएशन और कंडीशन के बारे में पता है। तो इसमें जो होता है इनसाइट का लॉस नहीं होता है, और इसमें क्या हो जाता है, लैक ऑफ इनसाइट
इंसाइट की जो होती है कमी हो जाती है और इसमें इंसाइट प्रेजेंट रहता है। ये दूसरा पॉइंट है, ये आपको यहीं पे याद हो जाएगा, बस आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए और इसको याद रखना है। ये जो डिवीजन है ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो बीमारी है ना, साइकोटिक मेंटल इलनेस जो होती है, उसका या तो वो ऑर्गेनिक कारण से होगी या तो वो साइकोलॉजिकल कारण से होगी। इसके पीछे दो काउज रिस्पॉन्सिबल है, या तो ऑर्गेनिक या तो साइकोलॉजिकल। ऑर्गेनिक कहने का मतलब ये है, ऑर्गेनिक को बहुत सिंपल वर्ड में बोले तो आप ऑर्गन समझ लीजिए। ब्रेन क्या है, ये सारा जो मेंटल इलनेस है किससे संबंधित है, हमारे ब्रेन से संबंधित है ना। तो ब्रेन एक स्ट्रक्चर है, एक ऑर्गन है। अगर ब्रेन में किसी तरीके का ट्रॉमा हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट होने के कारण ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया, या फिर क्या हो गया, ब्रेन को ब्लड सप्लाई या ग्लूकोज का सप्लाई नहीं मिला, जिसके कारण क्या हो गया कि ब्रेन का कुछ एरिया क्या हो गया, डेड हो गया, ठीक। या फिर ब्रेन में जो है ट्यूमर, एक्स्ट्रा एबनॉर्मल सेल टिश्यू का ग्रोथ हो गया। तो ये सारा काउज क्या हुआ, ये सारा काउज हुआ ऑर्गेनिक काउज, ठीक। तो ऑर्गेनिक काउज से भी जो होता है साइकोटिक इलनेस होता है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल कारण, साइकोलॉजिकल कारण में अगर किसी इंसान को जो है आसपास का एनवायरनमेंट है बहुत ज्यादा अपोजिट है, बहुत ही वायलेंस टाइप का एनवायरनमेंट है, हर तरफ क्राइम चल रहा है, या फिर पेशेंट के आसपास जो है लोग एडिक्शन का शिकार है, घर में बहुत ज्यादा गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, समाज का बहुत ज्यादा प्रेशर है, मतलब उनका जो लाइफ है वो अच्छा नहीं चल रहा, बहुत स्ट्रगल चल रहा है अपने माइंड के लेवल पे उस इंसान के लाइफ में, इन सब कारणों को हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल कारण। तो ये जो साइकोटिक मेंटल इलनेस होता है, इसका दो कारण हो सकता है, या तो ऑर्गेनिक या तो डायरेक्ट ब्रेन के डैमेज या ब्रेन को कुछ नुकसान हो उसकी वजह से हो सकता है, या तो साइकोलॉजिकल जो आसपास के इन्वायरमेंट है उसकी वजह से कुछ परेशानी हो, दिक्कत हो, तो उस वजह से ये हो सकता है। तो इनके दो कारण है, ऑर्गेनिक और साइकोलॉजिकल। लेकिन न्यूरोटिक मेंटल इलनेस जो होता है उसका मेन कारण जो होता है वो साइकोलॉजिकल कारण ही होता है। फैमिली का प्रेशर है, लोग बार बार उसको मजाक उड़ा रहे हैं, या फिर लाइफ में कुछ ऐसा पेनफुल इवेंट हो गया जो इंसान भूल नहीं पा रहा है। अगर उनकी शादी हो गई है तो उनका जो मैरिटल लाइफ है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, हमेशा झगड़ा वगैरह हो रहा है। तो इस तरीके का जो कारण हुआ इसको हम क्या बोलेंगे, साइकोलॉजिकल कारण। अगला पॉइंट पे हम बात करते हैं, इसमें जो होता है ना, पेशेंट में इल्यूजन और हेलुसिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साइकोटिक वाले में क्या होता है, पेशेंट में इल्यूजन और हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। इल्यूजन का मतलब क्या, इल्यूजन का मतलब यही होता है कि अगर किसी इंसान के सामने कोई स्टिमुलस प्रेजेंट है, हमने बिहेवियर में भी जाना स्टिमुलस रिस्पॉन्स, उसके कॉम्बिनेशन को हम बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है। तो इल्यूजन का मतलब समझिए, किसी भी स्टिमुलस का फॉल्स परसेप्शन जो होता है, गलत प्रत्यक्षीकरण या गलत परसेप्शन जो होता है वो क्या कहलाता है, इल्यूजन कहलाता है। किसी स्टिमुलस का फॉल्स परसेप्शन क्या कहलाता है, इल्यूजन कहलाता है। मान लेते हैं कि आपके सामने जो है एक स्टिमुलस प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन आपको जो है स्टिमुलस प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कि स्टिमुलस है ही नहीं, स्टिमुलस प्रेजेंट है, लेकिन क्या हुआ कि आपको देखने में कुछ दिक्कत हो गई, इन्वायरमेंट का कुछ इशू था जिसके कारण से आप उस स्टिमुलस को अच्छे से देख नहीं पाए और आप क्या हो गए, उससे परेशान हो गए, या आपने उसको कुछ अलग ही समझ लिया जो वो है ही नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे, इल्यूजन कहेंगे। मान लेते हैं कि कोई इंसान है, ठीक है, उसको जो है एक रस्सी गिरा हुआ है, एक रस्सी है वहां पे रखा हुआ है, लेकिन कमरे में जब वो इंसान गया तो कमरे में क्या था, अंधेरा था। स्टिमुलस तो प्रेजेंट है ना, किस फॉर्म में, रस्सी के फॉर्म में वो नीचे गिरी हुई है, लेकिन कमरे में अंधेरा था, तो वो इंसान उस रस्सी को देखा तो उसको क्या लगा, सांप है, और वो डर के क्या हो गया, वहां से भाग गया, ठीक। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या हुआ, इंसान को भ्रम हुआ, इल्यूजन हुआ। मतलब स्टिमुलस तो प्रेजेंट था, वहां कुछ तो था, चाहे रस्सी हो चाहे कपड़ा हो, वहां कुछ तो था, लेकिन क्योंकि वो अच्छे से देख नहीं पाया, उस जो स्टिमुलस था वो अच्छे से परसेप्शन नहीं कर पाया, उसका फॉल्स परसेप्शन हो गया, जिसके कारण इंसान में क्या हो गया, इल्यूजन उत्पन्न हो गया, वो इंसान उस कंडीशन में, सिचुएशन में डर के भाग गया। तो स्टिमुलस के फॉल्स परसेप्शन को क्या कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं। वहीं पे अगर कमरे की लाइट ऑन हो जाए, इन्वायरमेंट सारा ठीक ठाक, हम देखने में सक्षम है, तो वो इंसान को इल्यूजन नहीं होगा। तो साइकोटिक में क्या होता है, इल्यूजन प्रेजेंट होते हैं, इल्यूजन आप समझ रहे। दूसरा होता है हेलुसिनेशन, उसको हिंदी में विभ्रम बोलते हैं, हेलुसिनेशन भी प्रेजेंट होता है। देखिए, इल्यूजन और हेलुसिनेशन में अंतर समझिए। इल्यूजन में क्या होता है कि आपके पास स्टिमुलस प्रेजेंट है,
लेकिन आप इसको स्टिमुलस को देखने में गलती हो गई, ठीक है, आपने स्टिमुलस का फॉल्स परसेप्शन कर लिया, गलत परसेप्शन कर लिया, तो उसके वजह से जो उत्पन्न हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, इल्यूजन बोलेंगे। जस्ट आइए हेलुसिनेशन में। हेलुसिनेशन क्या होता है, विभ्रम क्या होता है? देखिए इस सिचुएशन में क्या होता है कि व्यक्ति के पास वो स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता है। हेलुसिनेशन में व्यक्ति के पास जो है वो स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको दिखाई देता है, उसके बावजूद भी उसको कुछ चीजें सुनाई दे रही है, ठीक है, लग रहा है उससे कोई बात कर रहा है, बल्कि जो है उसके चारों ओर कोई भी इंसान नहीं है, उसके आसपास कोई स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है। तो स्टिमुलस के एब्सेंस में भी जो है अगर किसी इंसान को स्टिमुलस दिखाई दे रहा है, किसी के होने का एहसास हो रहा है, तो उस सिचुएशन को, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हेलुसिनेशन। स्टिमुलस प्रेजेंट है, परसेप्शन में गलती हुई तो इल्यूजन। स्टिमुलस प्रेजेंट ही नहीं है, फिर भी आपको लग रहा है वहां स्टिमुलस है, वहां कोई खड़ा है, वहां कोई भूत है, कोई हमको आवाज दे रहा है, या फिर कोई हमको बुला रहा है, कोई हमसे बात कर रहा है, तो ये सारा चीज क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, विभ्रम और हेलुसिनेशन। ये क्या होता है, साइकोटिक में प्रेजेंट होता है, इल्यूजन और हेलुसिनेशन। न्यूरोटिक में जो होता है ये प्रेजेंट नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं, 5वां पॉइंट। इसमें क्या होता है कि जो इंसान का ईगो होता है, ईगो सिस्टम होता है, ईगो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा ना, सिगमंड फ्रॉइड का जो अपना एक पर्सनालिटी को रिलेटेड उन्होंने एक थ्योरी दिया था, इट ईगो और सुपर ईगो का एक कॉन्सेप्ट दिया था। इट जो होता है वो क्या करता है, ईगो क्या करता है और सुपर ईगो क्या करता है, हमने इस बारे में चैप्टर 3 में जाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई इंसान है, उसको भूख लगा, ठीक है, उसके पास पैसे नहीं है, तो इट क्या कहेगा, जाओ चोरी कर लो, खाने को तुम चुरा लो। वहीं पे ईगो आएगा और वो क्या कहेगा कि देखो चोरी करना है, चलो ठीक है कर लो, लेकिन अच्छे से सिचुएशन को देखते हुए चोरी करना, ठीक है, मालिक ना हो उस वक्त चोरी करना। और वहीं पे जस्ट सुपर ईगो आता है और वो बोलता है चोरी करना पाप है, चोरी करना बिल्कुल गलत बात है, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से जो होता है हमारी पर्सनालिटी का निर्माण होता है, ऐसा सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी पर्सनालिटी की थ्योरी में बताया था। तो उसी ईगो की हम बात कर रहे हैं। 5वां पॉइंट हम ये कर रहे हैं, ये सारा क्लियर करते जा रहे हैं। 5वां पॉइंट ये है, हमारा ईगो सिस्टम जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है। ईगो, ठीक है, हमारा जो ईगो सिस्टम है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ईगो का मतलब है सिंपल सा बैलेंस करने का। एक बैलेंसिंग होती है ना लाइफ में, दो चीज है आपके माइंड में, ये भी आ रहा वो भी आ रहा, तो ईगो क्या कर रहा था, ईड और सुपर ईगो के बीच बैलेंस क्रिएट करने का काम कर रहा था। लेकिन साइकोटिक में क्या होता है, वो बैलेंस ही खत्म हो जाता है, ईगो सिस्टम क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। जस्ट न्यूरोटिक में क्या होता है, ईगो सिस्टम जो होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। ठीक, अब आते हैं छठा में जो होता है, ये पॉइंट है, अगर ये सारी चीजें प्रेजेंट है पेशेंट में तो वो साइकोटिक में रखा जाएगा, अगर इनका वाला पॉइंट प्रेजेंट है पेशेंट में तो वो न्यूरोटिक मेंटल इलनेस में रखा जाएगा, ठीक है, इस कैटेगरी में उसको रखा जाएगा पेशेंट को। और छठा पॉइंट ये है कि इन सबके अलावा जो है पेशेंट में जो होता है थॉट रिलेटेड एबनॉर्मेलिटी पाई जाती है। थॉट मतलब क्या, विचार, विचार से संबंधित कुछ असामान्यताएं या फिर थॉट रिलेटेड एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट होती है, सबसे पहले होता है डिल्यूजन, ठीक है, डिल्यूजन, देखिएगा इसको मिक्स मत कीजिएगा, इल्यूजन अलग था, हेलुसिनेशन अलग है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, थॉट रिलेटेड एबनॉर्मेलिटी, विचार से संबंधित कुछ असामान्यताएं पेशेंट में प्रेजेंट होती है, उसमें से सबसे पहला क्या है, डिल्यूजन। इसको भी हम लिख लेंगे सारे पॉइंट को, पहले एक बार आप सुन लीजिए। पहला है डिल्यूजन। डिल्यूजन का सिंपल वर्ड में अगर मीनिंग बताए तो होता क्या है, फॉल्स बिलीफ। इल्यूजन में क्या हुआ, फॉल्स परसेप्शन स्टिमुलस के प्रेजेंस में, तो उसको क्या बोलती है, इल्यूजन बोलती है। डिल्यूजन क्या होता है, फॉल्स बिलीफ। देखिए व्यक्ति जो होता है ना, गलत चीजों पे यकीन करने लग जाता है, उसी सिचुएशन उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिल्यूजन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई इंसान बैठा हुआ है, उसके लिए उसके फैमिली का कोई मेंबर खाना लेके आया, उसकी माँ या कोई भी खाना लेके आया, बोला लो तुम खाना खा लो, तो वो इंसान को क्या लगेगा कि इस खाने में जहर है, ठीक है। अगर कोई इंसान, दो व्यक्ति बात कर रहा है आपस में, तो उसको लगेगा मेरे बारे में ही बात हो रहा है, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, ये लोग मेरे मारने के लिए साजिश कर रहे हैं,
ये सारी चीजें उन्हें ऐसा लगेगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिल्यूजन बोलते हैं, मतलब फॉल्स बिलीफ। वो गलत चीजों पर, गलत धारणाओं पर जो व्यक्ति होता है वो यकीन करता है। ऐसा नहीं है, उसको जो खाना दिया गया उसमें जहर नहीं है। अब हम लोग छठे पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। इसको मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ये पूरा का पूरा जो 12 नंबर तक आप देख पा रहे हैं, ये सिर्फ साइकोटिक मेंटल इलनेस का ही पॉइंट है, ठीक है। न्यूरोटिक के बारे में मैंने नहीं लिखा क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट क्या हो रहा है, न्यूरोटिक हो रहा है। न्यूरोटिक का जो डिजीज है उसका एग्जाम्पल हम दे देंगे, लेकिन इससे जस्ट अपोजिट हो रहा है। अगर ये सीरियस है तो ये माइल्ड टू मॉडरेट है। अगर इसमें लैक ऑफ इंसाइट हो रहा तो इसमें लैक ऑफ इंसाइट नहीं हो रहा। अगर ये ऑर्गेनिक और साइकोलॉजिकल दोनों कारण से हो रहा है तो ये सिर्फ साइकोलॉजिकल कारण से हो रहा। अगर इसमें ईगो फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, इसमें ईगो फंक्शन डिस्टर्ब नहीं हो रहा। इसमें इल्यूजन और हेलुसिनेशन प्रेजेंट है, न्यूरोटिक में इन दोनों में से कुछ नहीं प्रेजेंट होता। इसके अलावा हम लोग अब आते हैं 6 पॉइंट पे। 6 पॉइंट ये कह रहा है कि साइकोटिक मेंटल इलनेस जो होता है ये न्यूरोटिक के नीचे लिखा हुआ है, लेकिन ये पार्ट साइकोटिक का ही है, ठीक है। ये 12 पॉइंट है साइकोटिक के पार्ट। इसमें कह रहा है कि साइकोटिक मेंटल इलनेस में जो है तो थॉट रिलेटेड एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट होता है, विचार से संबंधित कुछ असामान्यताएं प्रेजेंट होती है। वो क्या क्या है, सबसे पहला है डिल्यूजन। डिल्यूजन क्या होता है, डिल्यूजन को हम सिंपल वर्ड में कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं, डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ। अगर कोई व्यक्ति किसी गलत चीज पे यकीन करने लग जाए जो कि वैसा है ही नहीं, तो उसको हम, उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिल्यूजन कहते हैं। इसका सिंपल सा क्या अर्थ है, फॉल्स बिलीफ, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, फॉल्स बिलीफ। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए। अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, मेंटली इल है, अब मान लीजिए उसके लिए किसी फैमिली मेंबर ने खाना लेकर आया और वो खाना उसको दिया। अब पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि इस खाने में क्या है, जहर है। हमारे जो परिवार वाले हमको क्या करना चाहते हैं, मारना चाह रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि हमारा जो फैमिली वाला है वो मारना चाह रहा है। अगर फैमिली में 2 लोग बैठ के बात कर रहे हैं तो वो पेशेंट सोचेगा पक्का मुझे ही मारने की साजिश चल रही है। तो ये सब क्या है, ऐसा रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग अच्छे हैं, सब लोग उनका केयर कर रहे हैं। लेकिन पेशेंट को क्या होता है, डिल्यूजन हो जाता है, फॉल्स बिलीफ करने लग जाता है, ठीक है। वो गलत चीजों पे यकीन करने लग जाता है, उसको कोई नहीं मारना चाहता, लेकिन वो हमेशा ये सोचेगा। तो ये क्या हुआ, एक थॉट रिलेटेड जो है, विचार से संबंधित एबनॉर्मेलिटी है, जो कि साइकोटिक में आपको देखने को मिलेगी, डिल्यूजन, फॉल्स बिलीफ। इतना ही याद रखिएगा। दूसरा है फ्लाइट ऑफ आइडिया। फ्लाइट ऑफ आइडिया, आइडिया फ्लाइट मतलब उड़ रहा है। इसमें जो होता है विचारों का उड़ान, आप इसको बोल सकते हैं। इसमें व्यक्ति का जो विचार होता है, जो थॉट होता है, वो एक जगह रुकता नहीं है बल्कि उड़ते रहता है। अगर पेशेंट से आप कुछ बात कीजिएगा ना, वो एक एक मतलब जस्ट क्या करेगा, वो टॉपिक चेंज करेगा। अभी मान लीजिए आपने कुछ बोला कि किसी भी टॉपिक पे बात किया, जैसे खाना ही कैसा था, खाना अच्छा था, लेकिन मैं सुबह गया था स्कूल, स्कूल से मैं आया, वहां पे झगड़ा हो गया, फिर मैं वहां से फिर कार पे बैठ के फिर मैं मार्केट गया, मार्केट में गया बुक की दुकान में, बुक का दुकान खुला हुआ नहीं था। फिर मैं घर आ गया, घर आके फिर मैंने जो है मैं सो गया, फिर मैं फोन चलाया, फिर उठा, फिर स्कूल चला गया। फिर सूरज जो होता है वो सुबह में निकलता है पूरब से, फिर पश्चिम में डूब जाता है, आसमान का रंग नीला है। तो ये सारा क्या है, हम बोल सकते हैं ये पेशेंट को क्या हो रहा है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज हो रहा है। आपने पूछा खाना के बारे में, लेकिन पेशेंट ने, आपने देखा इतना ही जो उस इंसान ने बोला, जैसे अभी मैंने इतना बोला, इसमें क्या है कि बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड हो गए। खाना के बारे में, स्कूल हो गया, कार हो गया, बुक हो गया, घर हो गया, सोना हो गया, फोन चलाना हो गया, सूरज के बारे में, आसमान के बारे में। मतलब इंसान क्या कर रहा है, जस्ट जो है अपना बोलने का जो टॉपिक है वो बदल रहा है। तो उसके लिए वर्ड यूज क्या होता है, फ्लाइट ऑफ आइडिया। उसका आइडिया क्या है, फ्लाइट कर रहा है, उड़ रहा है, वो एक जगह स्टेबल नहीं है, कभी इधर बोल रहा है कभी उधर। अब दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन बस वो बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, अपना टॉपिक जो है तुरंत चेंज करते जा रहा है। अगर वो 1 मिनट बोला तो उसमें हो सकता है 20 तरीके का बात बोल दिया हो, जो बात बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लाइट ऑफ आइडिया। ये भी क्या है, थॉट रिलेटेड एबनॉर्मलिटी है। फिर आता है तीसरा, सर्कमस्टेंशियलिटी। इसमें क्या होता है कि ये वाला जो है थॉट एबनॉर्मलिटी, इसमें अगर किसी व्यक्ति से कुछ सवाल पूछा जाता है तो वो व्यक्ति क्या करता है, उस सवाल का जवाब देता है। व्यक्ति जो होता है वो सवाल का जवाब देता है, लेकिन बहुत ज्यादा पहले घुमा फिरा के फिर अंत में आपके सवालों का जवाब देगा, ठीक है। तो यहाँ सी से सर्कल याद रखिएगा, मतलब गोल 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 घुमा के अंत में वो क्या करेगा, आपको आंसर कर देगा, लेकिन पहले आपको बहुत ही ज्यादा वो घुमाएगा, ठीक। जैसे एक एग्जाम्पल, आपने अगर किसी व्यक्ति से पूछा,
मतलब जैसे आपने पूछा कि आपको आने में इतना देर क्यों हो गई, इतना टाइम कैसे लग गया, बोलेगा देर हो गई, मैं घर गया था, मैं घर से निकला, मैं सुबह उठा, उसके बाद फिर एक्सरसाइज किया, उसके बाद नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद मैंने फिर जो है आने के लिए रेडी हुए, रेडी होने के बाद मेरी कार की टायर पंचर हो गई थी, फिर उसके बाद उसको बनाया गया, फिर हम कार पे बैठे, फिर हम आए, फिर रास्ते में क्या हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, फिर पेट्रोल पंप के पास गए तो वहां पे क्या था, बहुत ज्यादा भीड़ था, फिर रास्ते में आए तो ट्रैफिक आ गया था, ट्रैफिक आ गया तो वहां पे फिर उससे आगे निकले तो एक जगह कोई इंसान ने मेरी गाड़ी रोक दी, फिर वो मुझसे कुछ देर बात करने लगा, इसके अलावा फिर रास्ते में दोबारा ट्रैफिक लग गया, इसके बाद मतलब कहने का मतलब है आपने पूछा देर क्यों हो गई, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर तो देगा लेकिन बिल्कुल लास्ट में, पहले वो आपको बिल्कुल घुमाएगा, सारी दुनिया जहान की बातें बताएगा, उसके बाद वो क्या करेगा, लास्ट में आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता है। तो उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सरकमस्टेंशियलिटी, गोल 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 घुमाया और लास्ट में आपके सवाल का आंसर वो दे दिया, लास्ट में वो बोल देता है इसीलिए मैं लेट हो गया, इसीलिए मैं यहाँ देर से पहुंचा, ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा आंसर दे देता। जस्ट यहाँ जो है टेंजेंशियलिटी, इसमें क्या होता है, सरकम के जस्ट अपोजिट, इसमें याद रखिएगा कि पेशेंट जो होता है ना घुमा फिरा के ही सही, लेकिन आंसर जो होता है ना वो दे देता है, ठीक, और इसमें क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो आंसर, किसका आंसर, आपने जो भी पेशेंट से क्वेश्चन पूछा उसका आंसर पेशेंट दे देगा, कैसे करके, घुमा फिरा के आंसर दे देगा, और इसमें क्या होता है, पेशेंट आंसर नहीं देता है, इसलिए यहाँ पे हमने क्रॉस का निशान लगाया। अगर आप पेशेंट से पूछोगे कि बताओ तुम लेट क्यों हो गए, अगर आप किसी इंसान से पूछे कि आप देर क्यों हो गए, देर, समय जो होता है बहुत कीमती होता है, समय की हमें कद्र करनी चाहिए, मेरे क्लास में पढ़ाया गया था, बचपन में टीचर ने पढ़ाया था कि समय बहुत कीमती है, मेरा दोस्त भी मुझे बार बार समझाते रहता है समय कीमती है, फिर मैं सुबह उठा, खाना खाया, सूरज पूरब से उगा था, आसमान का रंग नीला था, कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या करेगा, आपका जो क्वेश्चन आपने पूछा उसका आपको जवाब कभी भी नहीं मिलेगा इस कंडीशन में, इसमें आपको घुमा फिरा के जवाब मिलेगा, इसमें वो बिल्कुल नहीं जवाब देगा, वो बोलते चला जाएगा, लेकिन आपका जो क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर है वो इंसान नहीं देगा, ठीक है, इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, फ्लाइट ऑफ आइडिया में टॉपिक चेंज कर रहा है, और टेंजेंशियलिटी में क्या हो सकता है कि इंसान उसी टॉपिक पे बोले लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर वो नहीं देगा। तो ये सारा क्या है, थॉट रिलेटेड एब्नॉर्मेलिटी है जो साइकोटिक मेंटली इल पेशेंट में प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन न्यूरोटिक में क्या होता है, ये सारी चीजें प्रेजेंट नहीं होती है। अब आगे चलते हैं, आगे आता है साइकोटिक मेंटल इलनेस में जो होता है व्यक्ति का मेमोरी, अटेंशन और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो होता है वो इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है, इंसान का जो याददाश्त है, इसके अलावा उसका डिसीजन मेकिंग जो क्षमता है, उसका जो ध्यान है किसी भी जगह पे, एक जगह पे अपने माइंड को, अपने अटेंशन को जो है लाना, ये उससे नहीं पॉसिबल हो पाता है, किसमें, साइकोटिक में, ये सारा चीज पे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, लेकिन न्यूरोटिक में ये सारी चीजें ठीक रहती है, इंसान का ध्यान भी लग जाता है, मेमोरी भी उसकी अच्छी रहती है, वो डिसीजन भी ले लेता है। अब आता है आठवें में, आठवां पॉइंट ये है कि अगर साइकोटिक रूप से कोई पेशेंट मेंटल इल है तो इस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट को जो है इलाज कराने के लिए जो होगा उसको भर्ती होना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में, एडमिट होकर उसका इलाज चलता है, क्योंकि हमने जाना ये थोड़ी सीरियस टाइप की कंडीशन है, तो पेशेंट का क्या होगा, एडमिट होकर उसका इलाज चलेगा, और इस कंडीशन में अगर बहुत ज्यादा पेशेंट की हालत खराब हो गई तो ईसीटी का भी यूज किया जाता है। ईसीटी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, इसको इसी चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ना है ब्रॉड तरीके से। तो ईसीटी का यूज किया जाता है, इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, ठीक है, तो इसका भी यूज इस सिचुएशन में किया जाता है। जस्ट न्यूरोटिक में देख लीजिए, इसका जो इलाज है वो ओपीडी के बेसिस पे हो जाता है, ओपीडी, ठीक है, ये इसमें आईपीडी में भर्ती होना पड़ता है, और इसमें जो होता है ईसीटी की भी जरूरत नहीं होती है, पेशेंट अपना घर से आता है डॉक्टर से, 15 दिन में, 1 महीने में मिल लिया और फिर अपना घर पे अपना मेडिसिन ले रहा है। इस सिचुएशन में इसमें एडमिट होना पड़ेगा और ईसीटी का भी जरूरत पड़ता है। फिर आता है इसका प्रोग्नोसिस जो है अच्छा नहीं है, साइकोटिक का प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है। प्रोग्नोसिस अच्छा होने का मतलब ये है, ना होने का मतलब ये है कि अगर किसी को एक बार साइकोटिक मेंटल इलनेस हो गया ना, ये बताइए सर कि मतलब कितना टाइम लगेगा इनको ठीक होने में,
तो एग्जैक्ट कारण मतलब जो टाइम है वो नहीं बता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो उनकी सीवियरिटी पे डिपेंड करेगा। अगर बहुत ज्यादा सीवियर है तो 1 साल 2 साल 3 साल या उससे भी लंबा टाइम तक उसको मेडिकेशन लेना हो सकता है। पेशेंट पूरी तरह से रिकवर होगा या नहीं होगा ये भी बता या नहीं जा सकता है। तो कुल मिला के कहना है कि इसका प्रोग्नोसिस जो है अच्छा नहीं है। किसका? साइकोटिक का। न्यूरोटिक में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक हो जाता है। फिर 10वां पॉइंट क्या है? डिस्टर्ब सोशल वोकेशनल एंड सेक्सुअल लाइफ। साइकोटिक का ही ये पॉइंट है जिसमें इंसान का जो सामाजिक जीवन है, व्यवसायिक जीवन है और सेक्सुअल लाइफ है वो सब क्या हो जाता है? बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। इंसान सोसाइटी में अच्छे तरीके से नहीं रह पाता, उसका अपना जो काम है वो अच्छे तरीके से वो नहीं कर पाता है। ठीक है, अब 11वां पॉइंट है आपका रिकरेंस रेट हाई। इसका जो है साइकोटिक का दोबारा उत्पन्न होने का चांस जो होता है वो थोड़ा ज्यादा रहता है। न्यूरोटिक में क्या होता है? ऐसा नहीं होता। ठीक, अब आता है एग्जाम्पल। साइकोटिक के अंदर मैंने इतनी पॉइंट्स को पढ़ा। सबसे पहले जो पेशेंट आया उसके साइन सिम्टम के बेस पे मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश की स्टडी को आसान बनाने के लिए। मान लीजिए ये सारा पॉइंट में से जो है साइकोटिक वाले पॉइंट में से पेशेंट का साइन सिम्टम मैच कर रहा है तो हमने उसको साइकोटिक वाले में रख दिया। अरे चलो ये साइकोटिक मेंटली इल पेशेंट है। अब साइकोटिक में भी बहुत सारी बीमारियां आती है, मैंने यहाँ एग्जाम्पल 3 दिया है लेकिन बहुत सारी बीमारियां आती है। पहला क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, इसका हिंदी मैंने लिख दिया अगर प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो तो उसके लिए। फिर है मेनिया और तीसरा क्या है? डिप्रेशन। ये जो बीमारियां हैं 3 जो है, इसके अलावा भी है इसलिए कुछ लिख देते हैं। ये सारी बीमारियां जो है किसमें आती है? साइकोटिक मेंटल इलनेस में आती है। तो हमने क्या किया? साइकोटिक मेंटल इलनेस का जो पॉइंट था उसको कवर कर लिया। अब मैंने न्यूरोटिक का पॉइंट को लिख दिया है। ये जो पॉइंट अभी लिखा हुआ है ये न्यूरोटिक का 12 पॉइंट है। ठीक है, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले। इसको मैंने बहुत विस्तार में नहीं लिखा है, बहुत ही 2 वर्ड 3 वर्ड में क्या किया है? कंप्लीट कर दिया है एक एक पॉइंट को। ठीक है, शॉर्ट टाइप में लिखा है। न्यूरोटिक का पहला पॉइंट ये माइल्ड टू मॉडरेट होता है। दूसरा, इसमें इनसाइट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इसका जो कारण होता है क्या होता है? मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल कारण होता है। इसमें जो ईगो फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा। ठीक, इसमें इल्यूजन हेलुसिनेशन जो होता है प्रेजेंट नहीं रहता है। इसमें थॉट रिलेटेड जो एबनॉर्मलिटी थी, इल्यूजन, फ्लाइट ऑफ आइडिया, ये सारा इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अलावा मेमोरी, अटेंशन, डिसीजन मेकिंग जो होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, उस पे जो होता है बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, हल्का फुल्का तो इफेक्ट पड़ता है। सोशल सेक्सुअल वोकेशनल लाइफ जो है ये भी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होती है लेकिन नॉट इनफ, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होती, बहुत हल्का मात्रा में इससे इफेक्ट पड़ता है। ये सारा किसका पॉइंट है? ये न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर का पॉइंट है। अब है इसका जो इलाज होता है वो ओपीडी बेसिस पे हो सकता है और इसमें ईसीटी की जरूरत नहीं पड़ती है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की जरूरत नहीं पड़ती। इसका जो प्रोग्नोसिस है वो अच्छा है, ये ठीक हो जाता है। रिकरेंस रेट जो होता है इसका लो है, मतलब इसको दोबारा उत्पन्न होने का चांस थोड़ा कम रहता है। इसका एग्जाम्पल, इसके अंदर कौन सा बीमारी आता है? न्यूरोटिक के अंदर फोबिया, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। डर तो जो होता है हर इंसान को एक नॉर्मल प्रोसेस से डर लगता है, अब आगे में शेर खड़ा हो जाए तो डर तो लगेगा ही। अब ऐसा नहीं कि आपको डर ही नहीं लगता, ऐसा नहीं होता। अब क्या है फोबिया? फोबिया का मतलब होता है किसी भी चीज से अगर अननेसेसरी आपको डर लग रहा है, बेवजह का डर लग रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? फोबिया बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी को छिपकली से डर लग रहा है, ठीक है, अब वो मेरे पास है या फिर मेरे हाथ पे आके गिर गया तो हम डर रहे हैं, चलो समझ में आ रहा है, मुझको झटक दिए, फेंक दिए और डर के भाग गया, समझ आ रहा है। लेकिन एक कमरा है उसमें छिपकली वहां पे है लेकिन हम उस कमरे में ही नहीं आ रहे, अरे क्यों? क्योंकि वहां पे छिपकली है। तो ये क्या हो गया? आप किसी भी चीज से बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी का डर रहे हो। ठीक है, किसी भी चीज से अगर बेवजह किसी इंसान को डर लगे तो उसको क्या कहा जाता है? फोबिया कहा जाता है। अब आता है ओसीडी, इन सबको अच्छे से पढ़ना है ब्रॉड में। तीसरा होता है हिस्टीरिया। ठीक है, हिस्टीरिया है। और चौथा क्या है? हाइपोकॉन्ड्रियासिस, मतलब इसमें जो व्यक्ति होता है ना उसको ऐसा लगता है कि वो कोई बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो गया है। व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी ने पकड़ लिया है और उसकी बॉडी को वो क्या कर रही है? अंदर से खोखला करती जा रही है, उसको बहुत तरीके से कमजोर बनाती जा रही है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रियासिस। रियली में मान लीजिए उसको कोई छोटी बीमारी हो, हल्का फुल्का फीवर हो या फिर उसको कोई बीमारी के फिजिकल सिम्टम प्रेजेंट ही नहीं हो, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता है
वो कोई बहुत बड़ी बीमारी का क्या हो गया, शिकार हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियासिस। ठीक, तो ये सारा जो पॉइंट है वो किसका है, न्यूरोटिक मेंटल इलनेस का।